हेलो गाइस, फिगर ऑफ स्पीच की ये मेरी सेकंड वीडियो है। ऑलरेडी मैं एक वीडियो फिगर ऑफ स्पीच से रिलेटेड अपलोड किया हूँ। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उस वीडियो को जाइए देखिए, देन उसके बाद आप ये सेकंड पार्ट देख सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने डिस्कशन किया है सैम्पो से रिलेटेड जो है फिगर ऑफ स्पीच। सैम्पो में बेसिकली है क्या, सैम्पो का मतलब एस फॉर सिमिली, S for hyperbole, A for apostrophe, M for metaphor, P for personification और first O for onomatopoeia and second O for oxymoron. So ये जो सेवन लेटर्स हैं सैम्पो में, these seven letter represents seven figure of speech and all of them we have discussed really well. So guys, अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो प्लीज़ गो बैक and watch the video first and then come here. सो जो फर्स्ट टॉपिक आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वह एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन में क्या होता है, इसमें रेपिटिशन होता है टू और मोर देन टू कॉन्सोनेंट साउंड्स, है ना। जब किसी भी सेंटेंस में दो या दो से अधिक कॉन्सोनेंट साउंड्स या कॉन्सोनेंट बेसिकली लेटर, है ना, इनका रेपिटिशन किया गया होगा तो उसको आप कहेंगे एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच। ठीक फ्रेंड्स, सो एग्जाम्पल देखते हैं। शिप शुड स्लीप इन अ शेड, जो इसमें एस लेटर है फर्स्ट स्टेटमेंट में, ये बार बार रिपीट हो रहा। शिप शुड स्लीप इन अ शेड, सो एस लेटर इज कॉन्सोनेंट, it is producing consonant sound, so it is repeated again and again, so it will be called alliteration figure of speech. The second one is black buck beat a big black bear. Here in the second sentence, B consonant sound, B consonant letter is repeated again and again. So here it would be also called alliteration figure of speech. So guys, in alliteration, repetition of consonant sounds or consonant letter is repeated again and again. ठीक, बट बेसिकली आप ध्यान देंगे जो भी जो कॉन्सोनेंट साउंड्स या कॉन्सोनेंट लेटर का रेपिटेशन होगा, इट विल बी एट द बिगनिंग ऑफ द वर्ड्स। ये सेंटेंस के बिगनिंग में होंगे, ना कि एंड में या मिडिल में। जो भी एलिट्रेशन में रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड और कॉन्सोनेंट लेटर होता है, ये वर्ड के बिगनिंग में होता है। ठीक, जो नेक्स्ट टॉपिक है वह एसोनेंस। व्हाट इज एसोनेंस? Assonance is repetition of similar vowel sound. Which sound? Similar vowel sound. Clear? So when there is repetition of similar vowel sound in a sequence of nearby words is called assonance. जब कभी भी किसी सेंटेंस में सिमिलर वॉवेल साउंड का मतलब एक जैसा वॉवेल साउंड, एक वॉवेल किसी नियर बाई वर्ड, सेंटेंस के किसी दो या दो से अधिक नियर बाई वर्ड्स में उसका सीक्वेंस मिलता है, तो उसको हम एसोनेंस कहेंगे। किसका सीक्वेंस? सिमिलर वॉवेल साउंड का सीक्वेंस अगर किसी भी सेंटेंस में मिल रहा है तो दैट विल कॉल्ड एसोनेंस फिगर ऑफ स्पीच। अब वो वॉवेल साउंड कहीं भी आ सकता है, मिडिल में आ सकता है, एंड में आ सकता है, बट देयर वुड बी द similarity of the vowel sound, that would be called assonance figure of speech. So example देखते हैं। Hear the mellow wedding bells. इस फर्स्ट सेंटेंस में हम अगर केयरफुली इसको देखें तो इसमें जो ई वॉवेल है, ई, इसको बार बार क्या किया गया है, रिपीट किया गया है। हियर में, द में, मेलो में, वेडिंग में, वेल्स में। सो इन ऑल द लेटर्स E vowel sound is repeated again and again, so it would be called assonance figure of speech. सेकेंड स्टेटमेंट में क्या है? ओ डियर, कम हियर, डोंट फियर। ठीक, सो डियर में ई, कम, हियर और फियर, इन सब में ई लेटर का बार बार जो ई वॉवेल साउंड है, जो ई वॉवेल लेटर है ना, इसका बार बार रेपिटेशन हुआ है, so it would be also called assonance figure of speech. I think friends it is getting clear to you. The next one is letatus.
What is litotus? In this figure of speech, affirmative is conveyed by negative expression. ओके गाइस, इसमें क्या होता है कि अफर्मेटिव जो एक्सप्रेशन होता है, अफर्मेटिव जो स्टेटमेंट होता है, इसको नेगेटिव एक्सप्रेशन से प्रेजेंट किया जाता है। मीन्स नेगेटिव स्टेटमेंट पॉजिटिव मीनिंग को प्रोड्यूस करता है। ठीक, सेंटेंस होता है नेगेटिव, लेकिन जो उसका सेंस होता है वो पॉजिटिव होता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, मैन इज़ नो फूल। जो मनुष्य है यह मूर्ख नहीं होता है ना। मनुष्य मूर्ख नहीं है, अर्थात जो मनुष्य है ये क्या है, वेरी क्लेवर है। मनुष्य क्लेवर है, उसको नेगेटिव में बताया जा रहा मैन इज़ नो फूल। नेक्स्ट, आई एम नॉट अ लिटिल सरप्राइज्ड। मैं थोड़ा सा आश्चर्यचकित नहीं हूँ। आई एम ग्रेटली सरप्राइज्ड, इट मीन्स, है ना। कहा जा रहा कि आई एम नॉट अ लिटिल सरप्राइज्ड, मैं थोड़ा सा आश्चर्यचकित नहीं हूँ, इसका मतलब है कि मैं बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हूँ। आई एम ग्रेटली सरप्राइज्ड। क्लियर। नेक्स्ट, थर्ड, वी आर नॉट सिटीजन ऑफ, सॉरी वी आर सिटीजन ऑफ नो मीन कंट्री। बोला जा रहा है कि वी आर सिटीजन ऑफ नो मीन कंट्री, हम किसी मीन कंट्री के सिटीजन नहीं हैं। इसका मतलब हम किसी ग्रेट कंट्री के सिटीजन है ना, किसी महान देश के सिटीजन हैं। क्लियर गाइस, आई थिंक लेटाटस आपको क्लियर हो गया होगा। लेटाटस में क्या होता है, लेटाटस में नेगेटिव स्टेटमेंट को प्रेजेंट किया जाता है और उसकी जो मीनिंग होती है ये पॉजिटिव होती है। सिंग, ठीक, नेगेटिव एक्सप्रेशन प्रेजेंट्स द पॉजिटिव मीनिंग। जो नेगेटिव एक्सप्रेशन होता है वो पॉजिटिव मीनिंग को एक्सप्रेस करता है। जैसे हम बोलते हैं आई एम नॉट कावर्ड, आई एम नॉट कावर्ड, मैं डरपोक नहीं हूँ, मैं कायर नहीं हूँ। इसका मतलब है कि आई एम ब्रेव, आई एम ब्रेव। कहें हम आई एम नॉट कावर्ड, इट मीन्स आई एम ब्रेव। हम कावर्ड नहीं, इसका मतलब हम क्या हैं, ब्रेव हैं। ए लेटाटस है, क्योंकि नेगेटिव एक्सप्रेशन को पॉजिटिव, जो नेगेटिव एक्सप्रेशन है वह पॉजिटिव मीनिंग एक्सप्रेस कर रहा है। जब भी नेगेटिव एक्सप्रेशन पॉजिटिव मीनिंग एक्सप्रेस करता है तो वह लेटाटस फिगर ऑफ स्पीच कहलाता है। सो आई थिंक इट इज़ वेरी क्लियर टू यू। द नेक्स्ट वन इज मेटानमी। मेटानमी, मेटानमी मीन्स होता है नेम चेंज। मेटानमी मीन्स नेम चेंज। ठीक, मेटानमी की जो लिटरल मीनिंग होती है वह नेम चेंज होती है। सो व्हाट हैपेंस इन इट, इन दिस पोएटिक डिवाइस एन ऑब्जेक्ट इज डिजिग्नेटेड। इसमें एक ऑब्जेक्ट को डिजिग्नेट किया जाता है बाय द नेम ऑफ समथिंग विच इज़ एसोसिएटेड विद इट, है ना। उसको उस चीज़ से एसोसिएट किया जाता है, जो चीज़, जो नाउन, जो चीज़ उससे एसोसिएटेड होती है, उससे उस ऑब्जेक्ट को डिजिग्नेट किया जाता है। ठीक, और इजी तरीके से अगर मैं इसको बताऊं तो जो भी चीज़ इसमें प्रेजेंट की जाती है, जिसके बारे में बात किया जाता है, उससे वह एसोसिएटेड पर्सन या थिंग को वह रिप्रेजेंट करता है। अगर कोई नाउन है या कोई चीज़ उसमें बताया जा रहा है तो उसमें बताई गई चीज़ उस चीज़ से रिलेटेड पर्सन या थिंग को डिनोट करती है। ठीक, जैसे एग्जांपल देखते हैं, पेन इज़ माइटियर देन द स्वॉर्ड। जो स्टेटमेंट है इसमें बोला जा रहा है जो पेन है ये माइटियर देन द स्वॉर्ड, जो कलम है तलवार से ज़्यादा ताकतवर होती है। सो हियर पेन मीन्स नॉट हियर पेन, पेन स्टैंड्स फॉर स्कॉलर। पेन को कौन यूज करता है, स्कॉलर यूज करते हैं। तो यहाँ जो पेन है, पेन इज एसोसिएटेड विद स्कॉलर। जो पेन है यह स्कॉलर से एसोसिएट कर रही है, और जो स्वॉर्ड है ये वॉरियर से एसोसिएट कर रहा है। ठीक, सो पेन इज एसोसिएटेड विद स्कॉलर एंड स्वॉर्ड इज एसोसिएटेड विद वॉरियर्स। सो इसमें बोला जा रहा है जो विद्वान होते हैं, जो स्कॉलर होते हैं, वो वॉरियर से ज़्यादा ताकतवर होते हैं। इसलिए इसमें स्टेटमेंट बोला गया है द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड। इसका मतलब है जो पेन है ये जो स्वॉर्ड से काफ़ी ताकतवर होती है, यानी जो स्कॉलर होते हैं वो वॉरियर से काफ़ी
ताकतवर होते हैं। जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, द बेंच हैज़ ऑर्डर दिल्ली, है ना, जो बेंच है उसने दिल्ली को ऑर्डर किया है। तो बेंच थोड़ा ऑर्डर करेगा। जो बेंच है, बेंच इज द रिफर्ड टू द जज, है ना, जज को, है ना, जो जजों का ग्रुप होता है उसको हम बेंच कहते हैं। तो बेंच जब भी प्रयोग होता है तो हमेशा जज के लिए होता है, और जो दिल्ली है वो पीएम को रिप्रेजेंट कर रही है। सो बेंच इज एसोसिएटेड विद द जज एंड दिल्ली इज एसोसिएटेड विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक, ये पीएम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें बोला जा रहा है कि द बेंच ऑर्डर द दिल्ली, इसका मतलब जज ने दिल्ली यानी पीएम को ऑर्डर दिया। सो जो इसमें बेंच और दिल्ली दोनों हैं, ये इससे किसी पर्सन से एसोसिएट किया गया है। सो ये एसोसिएटेड है, नेम चेंज है, बट दे आर एसोसिएटेड विद द पर्सन। द नेक्स्ट बट नॉट द लिस्ट, अगली चीज़ क्या बताई गई है कि वी हैव रेड शेक्सपियर, है ना, हम लोगों ने शेक्सपियर को पढ़ा है। हमने शेक्सपियर नहीं पढ़ा है, हमने शेक्सपियर के प्लेज को पढ़ा है ना, उसके प्लेज को पढ़ा है। सो वी हैव रेड शेक्सपियर, शेक्सपियर मीन्स हियर हिज प्लेज, हमने शेक्सपियर के प्लेज को पढ़ा है, ना कि शेक्सपियर को पढ़ा है। सो गाइस, आई थिंक आपको मेटानमी क्लियर हो गया होगा। मेटानमी में क्या होता है, नेम चेंज। जैसे इसमें जो पेन है, पेन एक नेम चेंज है। पेन जो है स्कॉलर के लिए प्रयोग है, और जो स्वॉर्ड है वो वॉरियर के लिए प्रयोग है। इसमें जो बेंच है ये जज के लिए प्रयोग किया गया है, और जो दिल्ली है ये पीएम के लिए प्रयोग की गई है। शेक्सपियर जो है उसके प्लेस के लिए प्रयोग किया गया है। ठीक, सो शेक्सपियर इज एसोसिएटेड विद द प्लेस। The next one is pun. What is pun? So it is a figure of speech in which a word has two or more than two meanings. इसमें क्या होता है पन में, इसकी जो दो या दो से अधिक मीनिंग होती है। एक वर्ड, पन में क्या होता है, एक वर्ड की दो या दो से अधिक मीनिंग होती है। अ वर्ड हैज़ टू और मोर देन टू मीनिंग्स। ठीक, इसको बोलते हैं प्लेइंग ऑफ वर्ड्स या प्ले विद द वर्ड्स, है ना, प्ले विद द वर्ड्स। प्लेइंग ऑफ वर्ड्स इज नोन एज पन। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि प्लेइंग ऑफ वर्ड इज नोन एज, क्या कहलाता है प्लेइंग ऑफ वर्ड्स, तो उसको पन कहते हैं। हम शब्दों के साथ खेलना पेन कहलाता है, क्योंकि इसमें एक वर्ड की दो या दो से अधिक मीनिंग होती है। इसमें वर्ड से प्ले किया जाता है, इसको हम बोलते हैं पन। लेट्स लुक एट सम एग्जांपल्स। इसमें बोला जा रहा है आस्क फॉर मी टुमारो एंड यू शैल फाइंड मी इन यू शैल फाइंड मी अ ग्रेव। कहा जा रहा है कि आस्क मी टुमारो, कल मुझसे पूछना, एंड यू शैल फाइंड मी अ ग्रेव, और आप कल मुझे ग्रेव पाएंगे, एक ग्रेव मैन पाएंगे। ग्रेव मैन का मतलब होता है, ग्रेव इज यूज्ड हियर फॉर टू सेंस। फर्स्ट वन इज ग्रेव मीन्स सीरियस, ग्रेव मीन्स सीरियस, एंड द सेकेंड वन इज ग्रेव मीन्स डेड, ग्रेव मीन्स डेड। द सेकेंड वन इज ग्रेव मीन्स डेड। सो यहाँ कहा जा रहा है कि कल मुझसे पूछना, कल आप मुझे गंभीर पाओगे या कल मुझे आप एक डेड व्यक्ति पाओगे। सो हियर ग्रेव इज स्टैंड्स फॉर टू सेंस, सो इट वुड बी कॉल्ड पन, प्लेइंग ऑफ वर्ड्स। यहाँ ग्रेव की टू मीनिंग है। द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज लाइफ वर्थ लिविंग, क्या जीवन जीने योग्य है। इट डिपेंड्स अपॉन लीवर्स, है ना, इट डिपेंड्स अपॉन द लीवर्स। यहाँ लीवर की टू मीनिंग्स है। कहा जा रहा है कि जीवन क्या जीने योग्य है, यह लीवर के ऊपर डिपेंड करता है, लीवर के ऊपर निर्भर करता है। तो यहाँ जो लीवर है यह टू सेंस में प्रयोग हुआ है। एक जो लीवर है वो पार्ट ऑफ बॉडीज है ना, ये हमारा जो पार्ट ऑफ बॉडी जो लीवर होता है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, इसी के ऊपर निर्भर करती है हमारी लाइफ।
एक तो उस लीवर को जो पार्ट ऑफ बॉडी है उसके लिए प्रयोग हुआ है, दूसरा जो लीवर है वह रहने वाले के रूप के लिए प्रयोग है, रहने वाला। जैसे रीड का रीडर पढ़ने वाला होता है, वैसे लिव का लीवर रहने वाला होता है। तो जो लीवर है टू सेंस में प्रयोग है, एक ये पार्ट ऑफ बॉडी और दूसरा लीवर रहने वाले के सेंस में प्रयोग किया गया है। नाउ द नेक्स्ट वन गाइस, प्लीज़ टेक माई वाइफ, है ना। जो दूसरा स्टेटमेंट है उसमें बोला जा रहा है कि प्लीज़ टेक माई वाइफ। यहाँ वाइफ का टू सेंस है। वाइफ का मतलब एक पत्नी होता है जिसको आप भी जानते हैं, और सेकंड वाइफ का मतलब होता है एक्सपेंस। सेकंड वाइफ का मतलब क्या होता है, सॉरी, एक्सपेंस, एक्सपेंस। सो यहाँ बोला जा रहा है कि प्लीज़ टेक माई वाइफ, कृपया मेरी वाइफ को लीजिए। वाइफ का मतलब खर्च, मेरा खर्च वहन कीजिए। यहाँ वाइफ का मतलब ये सेंस है। यहाँ वाइफ का मतलब आप पत्नी से भी रिलेट कर सकते हैं। सो एक कन्फ्यूजिंग मीनिंग प्रोड्यूस करता है, डबल मीनिंग प्रोड्यूस करता है। यहाँ वाइफ का टू मीनिंग है। सो इट वुड बी आल्सो कॉल्ड पन, क्योंकि पन में क्या होता है, प्लेइंग ऑफ वर्ड्स होता है, वर्ड्स के साथ प्ले किया जाता है। इसमें एक ही वर्ड की दो या दो से अधिक मीनिंग होती है। जैसे इसमें वाइफ की दो मीनिंग है, एक पत्नी और एक एक्सपेंस। लीवर की दो मीनिंग है, एक पार्ट ऑफ बॉडी, दूसरा रहने वाला। और इसमें जो है ग्रेव, ग्रेव का मतलब है एक सीरियस होता है, और दूसरा द फर्स्ट मीनिंग इज सीरियस एंड द सेकेंड वन इज डेड, जो इसकी दूसरी मीनिंग है ए डेड है। तो इनमें वर्ड से क्या किया जा रहा, प्ले किया जा रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, पन बोलेंगे। द लास्ट वन बट नॉट द लिस्ट, एंटीथेसिस। एंटीथेसिस क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। एंटीथेसिस में क्या होता है, टू अपोजिट आइडियाज़, कॉन्ट्राडिक्टरी या अपोजिट, कॉन्ट्रैरी या कॉन्ट्राडिक्टरी या अपोजिट जो आइडियाज़ होती हैं उसको एक साथ लिखा जाता है। ठीक, एंटीथेसिस में क्या होता है, दो विरोधाभासी विचार एक साथ प्रयोग किए जाते हैं, एक साथ लिखे जाते हैं, उनको हम बोलते हैं एंटीथेसिस। जैसे फॉर एग्जांपल, मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस। मैन किसी चीज़ को प्रपोज करता है और गॉड उसको डिस्पोज करता है। ठीक, तो ये एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी या कॉन्ट्ररी या अपोजिट स्टेटमेंट या आइडियाज़ हैं। ठीक, मनुष्य उसको प्रपोज करता है और गॉड उसको गॉड उसका विरोध करता है। द नेक्स्ट वन इज टू इर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन। गलती करना मानवीय है लेकिन माफ़ करना ईश्वरीय है, दैवी है। ठीक, सो यहाँ इर और यहाँ फॉरगिव। ठीक, गलती करना को मानवीय बताया जा रहा, माफ़ करना ईश्वरीय। सो कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज आर पुट टुगेदर ओवर हियर। द नेक्स्ट वन इज गिव एवरीवन thy ear, गिव एवरीवन thy ear बट फ्यू thy voice। कुछ ही लोगों को, मतलब सॉरी, बोला जा रहा है गिव एवरीवन thy ear, बातें आप सबकी सुनो लेकिन बात कुछ ही से करो। ठीक, सुनो सबकी लेकिन बात कुछ ही लोगों से करो। सो यहाँ जो सबको सुनना और कुछ लोगों से बात करना एक कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज़ हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हैं। सो ये तीनों के तीनों क्या कहलाएंगे, एंटीथेसिस फिगर ऑफ स्पीच। सो फ्रेंड्स, आई थिंक you must have understand these figure of speech that I have explained over here। ठीक, इसके बारे में आपको क्लैरिटी हो गई होगी। ठीक ना, नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग जो रेस्ट ऑफ द फिगर ऑफ स्पीच है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बट आज के लिए इतना ही, बस आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप वॉचिंग।